नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। चलिए साइंस की क्लास शुरू करते हैं। आज मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। अरे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हमारे यहाँ पे टीचर आए हैं पढ़ाने के लिए। आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन जो है फैकल्टी एक और जीजीडी के प्लेटफॉर्म पे आए हैं और मैं अभी इंट्रोडक्शन करवाता हूँ इनसे। और रेट प्री के लिए अभी अपन ये क्लासेस लगाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि आपके साइंस, जनरल साइंस जो है, दैनिक विज्ञान जितना भी है, वो सारा का सारा यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करके आप एग्जाम अप्रोच के अनुसार पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज सर की इनकी पहली क्लास है। मैं अभी इंट्रो करवाता हूँ, पहचान करवाता हूँ आपकी। उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन आप सुन लीजिए। क्लासेस की टाइमिंग और क्लासेस का शेड्यूल, क्लासेस के लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जैसे आपको मिलते आए हैं। और आज फर्स्ट क्लास है सर की। ऑफलाइन तो सर ने खूब पढ़ाया, लेकिन डिजिटल अवतरण आज होगा। हो सकता है बोर्ड में कुछ टेक्निकल, आपको पता ही है, फर्स्ट टाइम जब टीचर आते हैं तो टेक्निकल चीजें जो है कुछ समझते समझते समय लगता है, लेकिन जो इनकी विषय पर पकड़ है वो बहुत शानदार है। और आप लोगों के लिए जैसे हम मेहनत करते हैं वैसे ही ये भी मेहनत करेंगे। और मैं बुलाना चाहूंगा नीलेश जी को आगे। नीलेश जी वैष्णव आपका नाम है और बहुत अच्छा खासा 10 से 15 साल का अनुभव रखते हैं पढ़ाने का और बहुत अच्छी तरीके से विषय को समझते हैं। जनरल साइंस जो है आपकी, जिसमें बायोलॉजी आगे केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह सब कुछ आ जाता है, थोड़ा थोड़ा टॉपिक, तो वो सारे के सारे जो है नीलेश जी आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। स्लाइड्स और नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही अपन चलेंगे, ताकि आप लोगों के पास बेहतरीन नोट्स हो, आप उन्हें बार बार जो है दोहरान कर सकें, आप कंसेप्ट समझे, धैर्य के साथ में पढ़ें। और जो भी आप लोगों की शंका, समाधान, कंफ्यूजन कुछ भी हो, क्लास पूरी होने के बाद कमेंट कर दें, तो उसकी जो है अगले क्लास में जो है आप लोगों के शंका समाधान कर दी जाएगी। तो नीलेश जी का आज पदार्पण है जीजीडी पे। स्वागत नीलेश जी आपका। और ये स्टूडेंट अब आपके हैं, माइक लगा लो पहले। और बढ़िया तरीके से अपने सारे, मतलब इतने फेमिलियर है स्टूडेंट की, आप बिल्कुल सर, लोगों को मैं सपोर्ट, कमेंट आपको भी देखता सपोर्ट रहता हूँ। करेंगे बढ़िया तरीके से। तो ये पेन आज मैं नीलेश जी को दे रहा हूँ साइंस के लिए। आपका सपोर्ट चाहिएगा और करें शेयर अच्छे तरीके से, और नीलेश जी को भी सपोर्ट करें। लो नीलेश जी, ये ठीक है, फटाफट अच्छे से। सबका स्वागत है जी 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 प्लेटफॉर्म पे। अपना पहला जो सिलेबस जो है, सिलेबस के अनुसार अपन देखते जाएंगे तो सबसे पहले अपन बायो जो है पोर्शन वो करेंगे, उसके बाद में अपन केमिस्ट्री को लेंगे और उसके बाद में अपन फिजिक्स पोर्शन को लेंगे। इसके बाद में कुछ एग्रीकल्चर का भी पोर्शन है, वो भी अपन पढ़ेंगे। और जो शिक्षण विधि है उसके बारे में अपन ये करते जाएंगे, जो मैं समय समय पे आपको बताता रहूँगा। जैसा कि देखते हैं कि अपना पहला जो टॉपिक है वो है सजीव और निर्जीव के बारे में। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बारे में ये सबसे पहला टॉपिक है, सबसे सिंपल टॉपिक है। और इससे जो सवाल बनते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी, जिसके जरिए आप रीट के में क्या क्या पूछे जाते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंस है उस सवालों की, उनके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो टॉपिक जो है सजीव और निर्जीव है। देखो, सजीव एंड निर्जीव, सबसे पहले इसमें है कि इनमें सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं और निर्जीवों में क्या क्या लक्षण होते हैं। सजीव और निर्जीव आपस में कैसे एक दूसरे से विभिन्न होते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ जीवधारियों के पदार्थ का संगठन होता है, यानी कोई भी जीवधारी होगा उसके पदार्थ का क्या होता है, उसमें संगठन होगा, यानी वो पदार्थ जो होता है वो उसको क्या देता है, ऊर्जा देता है। क्योंकि सजीव है तो उसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको जैव ऊर्जा जो मिलती है वो किसमें, रासायनिक पदार्थों से मिलती है। दूसरा है, इसी ऊर्जा के जरिए जीवधारी कई प्रकार की जैविक क्रियाएं करते हैं। जैसे जैसे जैविक क्रिया हुई, जैविक क्रिया में बहुत सारी घटना होती है, उत्सर्जन होता है जैसे जीवों के अंदर। ठीक है, कई सारी मेटाबॉलिज्म अभिक्रिया होती है जिसको बोलते हैं अपन उपापचय। ठीक है, तो इन क्रियाओं को करने के लिए किसी भी जीव को किसकी जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और ये गुण किसमें पाया जाता है, सजीवों में पाया जाता है, जिन्हें हम इन्हें स्पष्ट रूप से पहचान कर सकते हैं। अगर आपको सजीव और निर्जीवों में अंतर अगर देखना है तो आप आसानी से कुछ गुणों को देख के अपन उसमें बता सकते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कुछ मैंने आपको डायग्राम में भी बताए हुए, जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी फिश है, ये लिविंग थिंग्स है, ये जैसे स्टोन है। ठीक है, तो जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर अपन लेंगे, उनके जरिए अपन बताएंगे कि ये कौन कौन से सजीव है या निर्जीव है। जैसे यहाँ पे पत्थर है, लेकिन कुछ इस टाइप के भी आते हैं, जैसे ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस जो होता है वो अपना कलर जो होता है वो किसी सरफेस के हिसाब से चेंज कर लेता है,
एनिमी से बचने के लिए। तो इस हिसाब तो फिर उसमें क्या देखा जाएगा कि ये इसमें मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अपन देखेंगे। जैसे ये नीचे जैसे मैंने ये सौ वगैरह ये पढ़े, तो ये आपको बताते हैं कि ये कैसे निर्जीव है। ठीक है, दूसरा जीवधारियों के संगठन एवं क्रियात्मक विशेषता। अब जीवधारियों की क्या क्या विशेषता होती है, जीवधारियों में क्या क्या विशेषता होती है, उनका संगठन कैसा होता है, उनकी क्रियात्मक विशेषता क्या क्या होती है, ये सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती। पहला है, आप देखने जाओगे तो आकृति एवं माप। जैसे तो ये आकृति और माप जो होता है वो सजीवों में पाया जाता है, सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में ये अनुपस्थित होता है। निर्जीवों में ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, कैसे, जैसे पत्थर है, पत्थर का कोई साइज नहीं होगा, आप अलग अलग जगह पे जाओगे आपको पत्थरों की साइज अलग अलग मिलेगी। ठीक है, लेकिन जैसे मनुष्य है, तो आप कहीं पे भी चले जाओ तो आपको मनुष्य की आकृति, जिसमें दो कान, ठीक है, दो आंखें, एक नाक, ये सारी चीजें जो होती है वो सब मनुष्य में मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब उनका आकार, और कोई भी जाति के एक ही जाति का होना चाहिए, तो उनका आकार, वो आकृति कैसी होती है, निश्चित होती है। विविध प्रकार के जो जीव होते हैं उनकी आकार एवं आकृति उनकी कैसी होगी, निश्चित होगी। ये केवल सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में पाया नहीं जाता। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ, आकृति एवं माप ये केवल सजीवों में ही निश्चित होते हैं, निर्जीवों में निश्चित नहीं होते। जैसे मनुष्य है, गाय है, आप कोई भी देख लो तो उनसे आपको पता लगेगा, गाय है तो आप कहीं पे भी जाओ तो उनका जो स्ट्रक्चर होगा, माप होगा, वो एक जैसा मिलेगा। लेकिन आप निर्जीव को देखोगे तो उसका एक जैसा नहीं मिलेगा, अलग अलग जगह पे जाओगे तो आपको अलग अलग मिलेगा। दूसरा है रासायनिक संगठन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट रासायनिक संगठन, यानी कोई भी सजीव होगा उसका क्या होगा, रासायनिक संगठन होगा, यानी उसमें कोई ना कोई पदार्थ मिलेंगे जो उनको ऊर्जा के लिए प्रेरित करेंगे, यानी ऊर्जा देंगे उनको। सजीव एवं वस्तुओं के बीच में पदार्थ का रासायनिक संगठन होता है अत्यधिक, लेकिन निर्जीवों में भी जैसे मिलते हैं। जैसा आप देखोगे खनन के माध्यम से अपन पृथ्वी से कई सारी चीजें निकालते हैं, कई सारे पदार्थ निकालते हैं, एलिमेंट निकालते हैं, तो वो भी एक केमिकल्स है, ये भी केमिकल्स है। ठीक है, तो उन दोनों में फर्क क्या होता है, तो आप देखने जाओगे कि सजीव के अंदर, सजीवों में जो बनने वाले होते हैं उनको बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। सजीवों में कौन से पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ। इसके साथ साथ में कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी मिलते हैं। कार्बनिक पदार्थ वे होते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ CH और O इनसे ये मिले हुए रहते हैं, जिनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, इनसे ये मिले हुए होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इनकी मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन आप देखने जाओगे कि जो निर्जीव होते हैं उनमें अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक। तो यहां से भी आप देखोगे कि सजीवों में कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। ठीक है, और जो निर्जीव होते हैं उनमें कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, मुख्यतः कौन से पाए जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये दो पॉइंट जो थे, पहला जो था आकृति एवं माप, आप देखने जाओगे, आप आकृति जो है वो सजीवों के अंदर निश्चित होती है, उसमें हर जातियों के अंदर निश्चित होती है। ठीक है, लेकिन आप अगर निर्जीवों को देखने जाओ तो वहां पे आपको निश्चित नहीं मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन में आप देखने जाओगे कि सजीव और निर्जीव में रासायनिक संगठन मिलता है, दोनों में रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन जो सजीव होते हैं उनके अंदर कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, यानी ऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक अणु पाए जाते हैं जो जटिल होते हैं, और वो बनते किससे, CHO से। CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। कोशिकीय संगठन, थर्ड पॉइंट पे अपन आते हैं, तो वो होता है कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन में देखने जाएंगे तो आप देखोगे कि कोई भी सजीव होगा उसकी क्रियात्मक, जैसे मैं आपको इस पे बताता हूं, कोशिका सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है,
सजीवों की क्या है, ये क्रियात्मक एवं रचनात्मक क्या है, इकाई है। यानी कोशिका जो होगी, कोई भी जीव देख लो, ठीक है, वो हमेशा किससे बना हुआ होता है, कोशिकाओं से बना हुआ होगा। किससे बना हुआ होगा, कोशिकाओं से बना हुआ होगा। उनका चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो। इन कोशिकाओं में दो प्रकार है। आप, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। अच्छा, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, इससे भी सवाल कई बार पूछा गया है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रो मतलब आप याद रखो पहले, पहले पहले हमेशा जो चीज बनती है वो हमेशा अधूरी बनती है। जैसे आपने देखा होगा, पहले कंप्यूटर बना था तो बहुत बड़े एक हॉल के अंदर बना था, ठीक है, और धीरे धीरे आप देखो, आप टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, जो कंप्यूटर जो है वो अपन मोबाइल जो के जरिए अपन जेब में भी रख सकते हैं। तो पहले अधूरी होती है, तो इसमें ये कैसी सेल है, अधूरी सेल है, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा अपन इनकम्प्लीट सेल है, अपूर्ण है, पूरी नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस, जो केंद्रक झिल्ली जो होती है, केंद्रक झिल्ली, उसका अभाव होता है, यानी केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। दूसरा, इसके अंदर आप देखने जाओगे तो यूकैरियोटिक के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कोई, जैसे झिल्ली युक्त में कैसे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आपने नाम सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम है जिसको अंतःप्रदेश जालिकाएं बोलते हैं, ठीक है, गोल्जिकाएं हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, यानी झिल्ली युक्त होती है, वो पाई जाती है। इसमें जो होती है झिल्ली युक्त कोई नहीं होता है, इसमें केवल राइबोसोम होता है, ठीक है। इनका अपन जो है आगे भी पढ़ेंगे इसको वापस, ठीक है। तो कोई भी सजीव होगा उसकी क्या होगी, कोशिकाओं से बना हुआ होगा, यानी कोशिका उसके अंदर होगी। कोशिका, अब कुछ जीव जो होते हैं उनका जो होता है लेवल जो होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कुछ जीव जो होते हैं वो सेलुलर लेवल के होते हैं। सेलुलर लेवल का मतलब होता है कोशिकीय स्तर, यानी वो उनका शरीर जो होता है वो केवल और केवल कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, केवल कोशिका ही होती है। जैसे आप एक कोशिका, जैसे अमीबा देख लो, युगलिना देख लो, युगलिना देख लो, ठीक है। तो आप देखोगे कि अमीबा, युगलिना, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ये सब एक कोशिकीय स्तर के हैं, यानी इनमें केवल केवल एक कोशिका ही मिलती है, ठीक है। प्लाज्मोडियम, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया, मलेरिया मलेरिया जो बीमारी जो होती है वो प्लाज्मोडियम से होती है। किससे होती है, प्लाज्मोडियम। तो मच्छर क्या करता है, जो मॉस्किटो होता है, जो मादा, जो एनाफिलिस, जो मच्छर जो होता है वो केवल वाहक का काम करता है, वो प्लाज्मोडियम को लेके जाता है, और जो इसको काटता है, ठीक है, उसके अंदर ये क्या करता है, पहले अपनी सलाइवा को डालता है, और जिसके जरिए ये प्लाज्मोडियम उस व्यक्ति के अंदर चला जाता है। तो ये कोशिकीय स्तर हो गए। फिर आता है
टिश्यूज वाले, टिश्यूज वाले जिसमें उत्तक पाए जाते हैं। उत्तक आपने जो क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि जो पॉरीफेरा है, ठीक है, वो कोशिकीय लेवल के होते हैं। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा जो होता है वो भी कोशिकीय लेवल है। और ये जो है ये तीनों, इनको बोल देते हैं अपन जीव द्रव्य स्तर के, जीव द्रव्य स्तर के होते हैं। अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम ये जीव द्रव्य स्तर है। पॉरीफेरा जिसमें आते हैं बहुकोशिकीय आते हैं, बहुकोशिकीय आते हैं। और बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो पॉरीफेरा, लेकिन इनमें उत्तक नहीं मिलता, उत्तक नहीं मिलता। उत्तक जो होते हैं वो किस में आते हैं, सिलेंट्रेटा में आते हैं, ठीक है। फिर आर्थ्रोपोडा में जाओगे तो आपको आर्थ्रोपोडा में कीड़े मकोड़े जो भी है जितने भी आते हैं वो सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। उसमें जो होता है वो ऑर्गन होता है, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल जो होता है आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में होता है, ठीक है, जिसमें ऑर्गन्स मिलते हैं, यानी सेल मिलके उत्तक बनाते हैं, उत्तक मिलके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलके अंग बनते हैं। तो कोई भी सजीव होगा उसका क्या होगा, कोशिकीय स्तर होगा, यानी कोशिका मिली। नजीवों के अंदर कोई कोशिकाएं पाई नहीं जाती है, ठीक है। तो सजीवों के अंदर क्या मिलती है, कोशिका मिलती है। कोशिकाओं के अलग अलग स्तर होते हैं, जैसे आप देखने जाओगे सेलुलर जीव दरीय स्तर जो होता है, पहला जीव दरीय स्तर है, पहला आप देखोगे जीव दरीय स्तर। दूसरा जो है वो सेलुलर है, सेल वाला। तीसरा जो है वो टिश्यू वाला। और चौथा जो है वो कौन सा है, ऑर्गन, ऑर्गन्स वाला, यानी इसको बोल सकते हैं अपन अंग वाला। तो ये स्तर होते हैं, ठीक है। तो सजीवों के अंदर केवल कोशिका पाई जाती है। अच्छा, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ये जो है वो वैज्ञानिक जो है वो स्वीडन और स्वान ने दिया था। नेक्स्ट जो है वो है गमन। अच्छा, सजीवों के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है, यानी गमन होता है, गति होती है, ठीक है। सजीवों में गति एवं इसका गुण पाया जाता है, निर्जीवों में गमन वाला गुण नहीं पाया जाता, ठीक है। सजीवों में ये पाया जाएगा, निर्जीवों के अंदर ये नहीं पाया जाता। जैसे चलना, आप चलते हो, फिरते हो, हिलना डुलना, ये सब क्या है, गति है, ठीक है। अब गति किसके कारण, गति जो होती है वो जीव द्रव्यों में, जीव द्रव्यों के कारण, जीव द्रव्य से पेशियों के कारण। अच्छा, ये गति किसके लिए करते हैं, गति दो चीजों के लिए, एक तो भोजन के लिए हो सकती है गति, दूसरी सुरक्षा के लिए भी हो सकती है, आवास के लिए भी हो सकती है, भोजन के लिए भी हो सकती है, सुरक्षा के लिए भी हो सकती है, आवास के लिए भी हो सकती है। कोशिका में जीव द्रव्य में उत्तेजनाओं के कारण होती है, गति जो होती है वो किसके कारण होती है, उत्तेजनाओं के कारण होती है। तो एक ये भी है कि जीव द्रव्यों में जो गति होती है वो किसके कारण होती है, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। अच्छा, जीव द्रव्य क्या होता है, सपोज मान लो ये एक कोशिका है, इस कोशिका का क्या होगा, ये केंद्रक होगा, इसमें जो द्रव्य होगा उसको बोले जाएगा अपने केंद्रक द्रव्य, द्रव्य। और पूरे को मिला के बोला जाता है जीव द्रव्य, जो भी द्रव्य इसमें मिलेगा वो। तो इन द्रव्यों में उत्तेजनाओं के कारण क्या होती है, किसी भी सजीवों के अंदर गति होती है। अच्छा, आप देखो केचुआ, केचुआ के अंदर मिलता है क्रमांक कुंचन गति, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। क्रमांक कुंचन गति जिसको बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अच्छा, ये अपने अंदर भी होता है, अपने अंदर का होता है ग्रास नली में, ग्रास नली में, जिसको बोलते हैं अपन ईसोफेगस। ईसोफेगस जो अपनी यहां से ये ट्यूब जो होती है खाने वाली, ठीक है, जो आमाशय तक लेके जाती है, ठीक है, वहां पे जो भोजन जो जाता है वो भी इसी गति के कारण जाता है,
कौन सा होता है, ग्रास नली के अंदर क्रमांक। जो केचुआ होता है उसमें भी जो मूवमेंट होता है उसमें भी कैसा होता है, क्रमांक मतलब क्रम के बाद। जैसे आप देखोगे कैसे, जैसे ये फूड आया, ये खाना आता है, खाना जैसे आगे बढ़ेगा तो वापस ये फूल जाएगा, ठीक है। तो ये, लेकिन ये वापस जैसे खाना आगे जब फॉरवर्ड होगा तो ये पहले वापस पहले जैसा हो जाएगा, वापस ट्यूब जो होगी वो पहले जैसी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये आगे फूला, फिर ये आगे और चलेगा तो आगे वापस ये इसको फुला देगा। तो इस गति को बोला जाता है क्रमांक कुंचन गति। फिर मनुष्य की आर नाल में भी क्रमांक कुंचन होता है। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के अंदर, रेप्टिलिया का मतलब होता है सरीसृप, सरीसृप, सरीसृप के अंदर भी जो गति करते हैं वो कैसे करते हैं, रैंक के करते हैं। जैसे सांप है, मगरमच्छ है, ठीक है, जितने भी ये जो रैंक कर चलने वाले जो जीव आते हैं, लिजार्ड है, ठीक है, जो छिपकलियां हैं, तो वो सब किस में आएगी, सरीसृप में आती है। और ये गति कैसे करते हैं, रैंक के, कैसे करते हैं, रैंक के। फिर आप देखो मनुष्य, मनुष्य के लिए चलना फिरना, और चलने फिरने के लिए, मनुष्य में चलने फिरने के लिए आपको ये क्या दे रखे होते हैं, पाद दे रखे। अच्छा, कितने पाद होते हैं, 4। 2 जो आगे होते हैं उनको बोलते हैं अग्रपाद, जो हाथ होते हैं, और जो पच होते हैं जो उनको बोलते हैं पीछे वाले, जिससे अपन चलते हैं उनको बोलते हैं पक्षपाद, ठीक है। तो ये इसलिए अपन किस में आते हैं, टेट्रापोडा में आते हैं। मनुष्य किस में आता है, टेट्रापोडा, इसमें 4 फीट होते हैं, 4 फीट होते हैं, टेट्रापोडा के अंदर ये आता है। तो आप देखोगे कि गति जो होती है वो केवल और केवल किस में पाई जाती है, सजीवों में पाई जाती है। अच्छा, कोई कहे कि भाई रेल का इंजन चलता है, लेकिन वो चलेगा तो या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलेगा, या भी चलेगा तो किससे चलेगा, वो डीजल से चलेगा, तो वो उसको चला रहा है। लेकिन यहाँ पे कैसा होती है, स्वतः ही होती है, अपनी इच्छा के अनुसार गति करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो रहा है, मनुष्य के अंदर जो मनुष्य के जो भी जीव है उनके अंदर जो गतियां जो होती है वो केवल केवल सजीवों के अंदर ही आपको मिलेगी, निर्जीवों के अंदर कोई गतियां नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट था अपना, गमन एवं गति के, ठीक है। तो सजीवों के अंदर जो गति होती है, निर्जीवों के अंदर गति नहीं होती है। देख लो एक बार, फिर आता है पोषण। पोषण, देखो पोषण की जरूरत हर कोई भी सजीव होगा उसको पोषण की जरूरत होगी, यानी खाने की जरूरत होगी। अच्छा, खाने की जरूरत क्या करते हो, आपके अंदर कोई भी जो टूट फूट हो रही है उसको नई चीज अगर बनानी है तो आपको बाहर से कोई ना कोई मटेरियल को लेना पड़ेगा। जैसे घर बना रहे तो ईंटें लानी पड़ती है, सीमेंट लाना पड़ता है, पत्थर लाने पड़ते हैं, तो वो लेंगे तो वो बनेगा। दूसरी चीज ऊर्जा की जरूरत। अच्छा, कोई भी काम करने के लिए जो आप मजदूर लगाएंगे तो मजदूर क्या करेंगे, अपनी ऊर्जा लगाएंगे उसमें, ठीक है, और फिर उसको बनाएंगे। तो इसी तरह से अपनी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीजें जो होती है वो बनती है और टूटती है, ठीक है। तो बनाने के लिए और तोड़ने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा जब आएगी तो आपकी मरम्मत होगी, और मरम्मत के साथ में क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी, ग्रोथ होती है। तो कोई भी चीज में जो धीरे धीरे जो ग्रोथ होगी तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की। और ऊर्जा किससे मिलती है, आपको पोषण से मिलती है। किससे मिलती है, तो सजीवों को ऊर्जा पोषण से मिलती है। निर्जीवों को जो ऊर्जा होती है उसमें किसी की जरूरत नहीं होती। तो सजीवों में पोषण का गुण पाया जाता है, मुंह में पाया जाता है, और निर्जीवों के अंदर पोषण का गुण नहीं पाया जाता। सजीवों के अंदर पोषण का गुण पाया जाएगा और निर्जीवों के अंदर पोषण का गुण नहीं पाया जाएगा। अच्छा, तो ये कहां से लाते हैं, ये अपने जो भी पदार्थ है जिससे उनको ऊर्जा प्राप्त होगी, उनकी मरम्मत में काम आएंगे, उनकी वृद्धि में काम आएंगे, वो पदार्थ वो कहां से ऑब्टेन करते हैं, वातावरण से। जैसे अपन खाना खाते, ठीक है, भोजन से अपने को ऊर्जा मिलती है, भोजन से ही अपनी मरम्मत होती है अंदर, ठीक है, और उनमें अपनी जो ग्रोथ हो रही है वो भोजन के कारण हो रही है, ठीक है। पोषण, पोषण को जीवधारियों के अंदर 2 भागों में बांटा है। एक तो होता है स्वपोषी और दूसरा होता है जिसको बोला जाता है परपोषी। स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी नाम से पता लग रहा है, स्व मतलब खुद, पोषी, ठीक है। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना पोषण खुद करते हैं। अच्छा, खुद कैसे करेंगे, इनके लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं, हरे पादप करते हैं।
कौन करते हैं? हरे पादप। क्योंकि हरे पादपों के अंदर एक पिगमेंट मिलता है, पिगमेंट या जिसको बोलेंगे अपन वर्णक, और उस वर्णक का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो हरा वर्णक है वो केवल और केवल हरे पादपों के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो कौन सी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादपों में होती है, लेकिन आप ये देखने जाओ कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, बैक्टीरिया भी है, ठीक है। जैसे उस बैक्टीरिया का नाम है, अपन मान लेते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसको बोला जाता है नील हरित शैवाल। अच्छा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, नाम इसका शैवाल आ रहा है तो इसका मतलब ये शैवाल है, तो नहीं है, ये शैवाल नहीं है, ये क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है। अच्छा, ये भी अपना जो इसमें क्या होता है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट जैसा, क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोप्लास्ट जैसा पिगमेंट मिलता है, इसमें भी हरा वर्णक मिलता है, इसमें भी क्या मिलता है? हरा वर्णक मिलता है। और हरे वर्णक से ये अपने आप को क्या करता है? ये स्वपोषी में आता है, क्योंकि ये भी अपना भोजन खुद बनाता है, ये भी स्वपोषी में आएगा, अपना खाना खुद बनाता है। तो कुछ जीवाणुओं के अंदर, अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और जीवाणु भी होते हैं जो किसी रासायनिक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा हो सल्फर बैक्टीरिया, एक आता है सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ये ऊर्जा प्राप्त करता है किससे? सल्फर से, ऊर्जा इससे प्राप्त करता है। दूसरा होता है आयरन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ये भी ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? आयरन से। तो ये, इनको बोलते हैं कीमोट्रॉपिस, रासायनिक पोषी, रसायन पोषी, जो रसायनों से अपना पोषण लेते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से तो ये लेते ही है, उसके बाद में ये रसायनों से लेते हैं, ठीक है। यानी सल्फर है, आयरन है, ये सब रसायन, इनके जरिए ये क्या कर रहे हैं? ये ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आते हैं वो कौन आते हैं? स्वपोषी के अंदर आते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में परपोषी, परपोषी, परपोषी वे होते हैं जो किस पे निर्भर होते हैं? पादपों पे। अच्छा, पादपों पे निर्भर, यानी सीधे पादप पे जाएंगे या अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से। तो ये जीव जो होते हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस पे डिपेंडेंट होते हैं? पादपों पे। या तो वो डायरेक्ट हो सकते हैं, जैसे शेर है, लॉइन है, तो लॉइन जो होता है वो कभी भी घास वगैरह नहीं खाता है, तो वो जो है पादप खाता नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि वो जो जिसको खाता है, ठीक है, जैसे आपने इकोसिस्टम पढ़ा होगा, इकोलॉजी पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो खाद्य श्रृंखला जो होती है उसके अंदर आप देखने जाओगे जो चेन होती है, फूड चेन, ठीक है, तो उनमें जो होता है वो जो लॉइन जो होता है वो किसको खा रहा है? जैसे हिरन को खा रहा है, और हिरन आगे चल के किसको खा रहा है? घास को खा रहा है, ठीक है। तो घास और हिरन, ठीक है, घास को खाया हिरन ने, हिरन को खाया शेर ने, तो शेर में ऊर्जा गई। अच्छा, शेर जो होता है वो डायरेक्ट घास तो नहीं खा रहा, लेकिन मैं तो यहाँ पे, लेकिन अगर घास नहीं हो तो हिरन रहेगा नहीं, तो हिरन नहीं रहेगा तो लॉइन भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो भी परपोषी होते हैं, या तो वो डायरेक्टली पौधों पे निर्भर रहेंगे या रहेंगे इनडायरेक्टली निर्भर रहेंगे, ठीक है। फिर रहते हैं प्राणी समभोजी, जो प्राणी समभोजी जो किसको खाते हैं? प्राणी को, ठीक है, जैसे लॉइन वगैरह ये देख लो, ये सब प्राणी समभोजी है, जो जीवों को खाते हैं। दूसरा है मर्तोपजीवी, जो किसको खाते हैं? मरे हुए को खाएंगे, मर्त जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। जो मर्त जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं वो किस में आते हैं? इसमें ही आते हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है सेप्रोफाइटिक,
सेप्रोफाइट्स, क्या बोला जाता है इनको? सेप्रोफाइट्स, यानी जो मरे हुए से लेते हैं उनको, ठीक है, उनसे अपना खाने को लेते हैं तो उनको क्या बोलेंगे अपन? सेप्रोफाइट। और जैसे आपने इसके एग्जाम्पल आपने देखे होंगे तो फंगी, जिसको बोलेंगे अपन फंजाई, कवक, ठीक है, बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जिसको जीवाणु, ये जीवाणु जो बैक्टीरिया कवक जो है ये क्या करते हैं, ये इनको मरे हुए जो जीव होते हैं उनको क्या करते हैं, उनसे अपना खाने को लेते हैं। परजीवी जैसे मनुष्य, मनुष्य है, गाय है वगैरह है, जो कस है, जो केवल जैसे मनुष्य जो जीव को, जो शाकाहारी है, जो दूसरों पे रह के खाते हैं, तो वो क्या हो गए? परजीवी हो गए। कैसे हो गए? परजीवी। तो इसमें मनुष्य आएगा, ठीक है, गाय, ये सब किस में आएंगे? इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो पोषण के आधार पे जीवों के दो भाग है, एक तो है परपोषी और दूसरा है स्वपोषी, ठीक है। परपोषी, परपोषी के अंदर आप देखने जाओगे कि जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं उनको बोला जाएगा परपोषी, ठीक है, और जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उनको बोला जाएगा स्वपोषी, ठीक है। तो इसमें याद रखने के लिए आपको एक तो है क्लोरोप्लास्ट, हरे रंग का जो वर्णक पाया जाता है वो कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। कौन सा पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। और इसी के कारण क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है पौधों के अंदर, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है ये वाला नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, नील हरित शैवाल जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया। और ये साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो स्वपोषी होता है। कैसा होता है? ये स्वपोषी होता है, यानी ये अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे नाम लिखा हुआ यूग्लिना, जो भी मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले, यूग्लिना जो है वो, अच्छा यूग्लिना जो है इसको, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है इसको, इसलिए मैंने इसके यहाँ पे रखा है। यूग्लिना जंतु एवं पादप जगत की योजक कड़ी है। योजक कड़ी है, ठीक है, किसकी? जंतु एवं पादप जगत की क्या है? योजक कड़ी। ऐसा कैसे योजक कड़ी है देखते हैं अपन। यूग्लिना, यूग्लिना प्रोसिस्टा, प्रोसिस्टा, प्रोसिस्टा का मतलब होता है कि ये एक जगत है, ठीक है, जो 5 जगत अवधारणा दी गई थी रॉबर्ट विटेकर के द्वारा, उसके अंदर प्रोसिस्टा एक जगत है, उस जगत का ये सदस्य है जिसका नाम है यूग्लिना। ये यूग्लिनॉइड में आता है, एक अपन पढ़ेंगे स्लाइम मोड डाइटम्स, ठीक है, तो उसके अंदर एक यूग्लिना, प्रोटोजोआ भी इसी के अंदर आता है, प्रोसिस्टा के अंदर, ठीक है, तो यूग्लिना के अंदर आता है। यूग्लिना दोनों काम करता है, ये स्वपोषी भी है एवं परपोषी भी है, ये स्वपोषी भी है और परपोषी भी है। अच्छा, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती। अच्छा, कोशिका भित्ति नहीं है इसलिए इसको पादप जगत में नहीं रखा गया है, ठीक है, पहला कारण। पादप जगत में इसको किस लिए नहीं रखा गया? क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं है। दूसरा, पादप में ये इसलिए नहीं रखा है क्योंकि ये परपोषी की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो पादप जगत में अगर जिसको रखा जाता है वो कैसे होते हैं? स्वपोषी होने चाहिए, कोशिका भित्ति होनी चाहिए, ठीक है। ये दो जो है वो मुख्य लक्षण होते हैं किसके? पादप जगत के, ठीक है, जिनमें क्या होती है? कोशिका भित्ति मिलती है और वो स्वपोषी होते हैं, तो उनको किसमें रखा गया है? इसमें रखा है। इसमें क्या होता है? परपोषी भी है, और परपोषी होने के कारण ये जंतु जगत में भी आ सकता है, ये जंतु जगत की, जंतु जगत में आता है परपोषी, इसलिए इनको एक अलग से एक किंगडम बना दिया गया है, यानी जगत बना दिया गया है जिसके अंदर इनको रखा गया है। तो यूग्लिना
जिसको जंतु एवं पादप जगत की क्या बोला जाता है, योजक कड़ी बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है कि युगलिना क्या है। तो युगलिना क्या है, युगलिना पादप एवं जंतु जगत की क्या है, एक योजक कड़ी है। ठीक है, फिर होता है वर्दी, सातवां पॉइंट है जो है वर्दी। वापस आप एक बार देख लो इसको। पोषण, पोषण केवल सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, वर्दी एवं मरम्मत एवं ऊर्जाओं के लिए, ठीक है, जो जीव होते हैं वो बाहरी वातावरणों से क्या करते हैं, पदार्थ को ग्रहण करते हैं और उस पदार्थ को ग्रहण करके अपनी वर्दी करते हैं, मरम्मत करते हैं एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और वो ऊर्जा उसके कई सारी क्रियाकलापों में काम आती है। ठीक है, तो पोषण के आधार पे आप आगे देखेंगे, पोषण के आधार पे जीवों के प्रकार, तो जीवों के प्रकार एक तो स्वपोषी है, दूसरा क्या है, परपोषी है। स्वपोषी जिनमें प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है, ठीक है, जो हरे पादप कहते हैं, जिसमें हरे पादप आते हैं। ठीक है, हरे पादप में प्रकाश संश्लेषण की जो घटना होती है वो किसके कारण होती है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होती है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में एक वर्णक जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। हाँ, एक और ये चीज याद रखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मिलता है, ये होता है हरित लवक, हरित लवक। और हरित लवक के अंदर क्या मिलता है, पनहरित। पनहरित, हरित लवक के अंदर क्या मिलता है, पनहरित मिलता है। पिगमेंट, वर्णक, वर्णक के अंदर कौन सा वर्णक है, हरित लवक। ठीक है, हरित लवक जो होता है वो के अंदर क्या मिलता है, क्लोरोफिल, जिसको क्या बोला जाता है, पनहरित बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पनहरित बोला जाता है। ठीक है, फिर है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होता है नील हरित शैवाल होता है, और नील हरित शैवाल जो होती है वो आगे अपना खाना ये खुद बनाती है, ये भी स्वपोषी है। फिर मैंने आपको और बताया कि सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, आयरन बैक्टीरिया होते हैं, ये भी कुछ रसायनों से क्या होता है, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, फिर आपको बताया परपोषी। परपोषी जो होते हैं, परपोषी जो प्राणी समभोजी होते हैं, यानी प्राणियों को जो खाते हैं उनको क्या बोलेंगे, प्राणी समभोजी। मर्तोजीवी जो मरे हुए होते हैं उनसे अगर भोजन प्राप्त करते हैं तो उनको क्या बोलेंगे अपन, मर्तजीवी। परजीवी जो दूसरों से अपना खाना ले रहे हैं, जैसे गाय है, मनुष्य है, लेकिन वो किसी प्राणी को नहीं, पादपों से। यानी मोस्ट ऑफ परपोषी किस पे डिपेंडेंट होते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं, पादपों पे, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। ठीक है, फिर आपको युगलिना के बारे में बताया कि युगलिना क्या है, जंतु एवं पादप जगत की योजक कड़ी है। ठीक है, क्योंकि युगलिना के अंदर ये स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है, ये अपना खाना खुद भी बनाता है कभी कभी, और जब भी कंडीशन ऐसी इसको फेवरेबल नहीं मिलती है, ठीक है, तब ये क्या करता है, अपने परपोषी की तरह कार्य करने लग जाता है। फिर है वर्दी। वर्दी सजीवों का लक्षण होता है, निर्जीवों में वर्दी नहीं होती है। सजीवों में वृद्धि होती है, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, अब कोई भी देख लो, जो निर्जीव थिंग्स, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है या निर्जीव है जो है, वो उनकी साइज जो होती है वो कभी बढ़ती नहीं है। ठीक है, लेकिन जो जो सजीव होंगे उनकी साइज जो होगी वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी, चाहे वो भोजन का संग्रहण करके हो, ठीक है, या फिर कोशिकाओं में वृद्धि हो। ठीक है, तो ये इनके द्वारा क्या होगी, ये वृद्धि होगी। तो ये किससे होती है, वही पोषण से, अभी आया था, पोषण से जो होगी, वो जो पोषण लेगा तो धीरे धीरे शरीर में क्या होगी, वृद्धि होगी। वृद्धि के लिए, अपनी शारीरिक वृद्धि के लिए पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, यानी वृद्धि जो होगी वो किसके कारण होती है, पोषक तत्वों के कारण होती है। अच्छा, वृद्धि जो होती है वो पादपों में जीवन पर्यंत चलती है। पादपों के अंदर अपन देखने जाए तो वृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत चलती है, मतलब आप देखते जाओ कि वो
बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। उसके डाली जैसे कट गई तो वापस बन जाएगी, ठीक है। लेकिन जंतुओं में जंतुओं में जंतुओं में ये निश्चित अवधि के बाद में निश्चित अवधि के बाद रुक जाती है। जैसे अपनी देखो तो अपनी जो वर्दी होती है वो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जहाँ पे अपनी जो वर्दी होगी वो क्या हो जाएगी, रुक जाती है, ठीक है। उसके बाद में वो वर्दी नहीं होती है। तो वर्दी पादपों में देखें तो आप जीवन पर्यंत चलती रहती है। आप पादप देखोगे तो वो बढ़ते रहते हैं, डालियां उसमें आती रहती है, पत्तियां बनती रहती है, नई नई फूल बनते रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आप जंतुओं को देखोगे तो एक निश्चित अवधि के बाद में या निश्चित समय के बाद में वर्दी जो होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो ये सजीवों में घटना पाई जाती है, निर्जीवों के अंदर ये नहीं पाई जाती। आप देखो ये सबसे सिंपल टॉपिक है, ठीक है। इसमें आसानी से आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसके नंबर आपके आ सकते हैं, ठीक है। आठवां जो पॉइंट है वो है आपका श्वसन। श्वसन आप अच्छा, श्वसन क्या है? श्वसन से ही अपने को ऊर्जा मिलती है। श्वसन क्या देता है अपने को? ऊर्जा देता है। कैसे देता है? अच्छा, श्वसन को अपन ये मानते हैं कि ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना। ऑक्सीजन तो आती है अंदर और CO2 जाती है बाहर, ठीक है। तो ये एक घटना है किसकी? इसका ही श्वसन का एक भाग है। इसके बीच में ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीजन का लेना और इसको CO2 को छोड़ना। ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना, इनके बीच में एक बहुत प्रोसेस होता है, ठीक है। उस पूरे प्रोसेस को लेना, ऑक्सीजन को छोड़ना, ठीक है, एवं इस बीच में क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा बनती है, ठीक है। अच्छा, ये ऊर्जा बनती किससे है? तो ये बनती है भोजन से। भोजन का ऑक्सीकरण होता है। भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण। भोजन के ऑक्सीकरण के कारण, अच्छा, ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसकी जरूरत पड़ेगी अपने को? ऑक्सीजन की। ऑक्सीकरण के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी अपने को? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब भोजन जो होगा वो ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण के कारण एक तो बनती है ऊर्जा, प्लस बनती है CO2 और प्लस बनता है वाटर। प्लस क्या बनता है? वाटर। इसकी सिक्स, मैं आपको यह रिएक्शन एक लिख देता हूं ताकि आपको पता लगे। यहाँ पर लिख देता हूं C6CO2 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 प्लस 6O2 क्या बनेगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ये घटना होती है। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला यानी भोजन है जो अपने ग्रहण किया था, उससे क्या हुआ, जो ये सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अपने जब खाने के जरिए अपन लेते हैं तो उसका पाचन होता है, पाचन के जरिए ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जाता है रुधिर में और रुधिर से फिर वो शरीर के अलग अलग जिनको जरूरत होती है वहां पे ये पहुंच जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जरिए क्या बनेगी? CO2 बनेगी। इसका क्या होगा? ऑक्सीजन के जरिए यहाँ पे फूड का, भोजन, भोजन का मतलब ग्लूकोज,
ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण के कारण क्या बनती है, CO2 बनती है, और वही CO2 जो होती है वो अपन इनको बाहर निकाल देते हैं। तो श्वसन एक प्रकार का दहन भी है, दहन, क्योंकि किसी चीज को अगर अपन जलाते हैं तो CO2 गैस बनती है, तो अंदर भी फूड जो हो रहा है उसका ऑक्सीकरण यानी वो भी जल रहा है, ठीक है, और जिसके कारण क्या बन रही है, CO2 गैस बन रही है। कौन सी गैस बन रही है, CO2 गैस, जो अपने क्या होती है लंग्स के द्वारा जिनको अपन बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। प्लस क्या बनती है, ऊर्जा। मेन जो भाग है वो श्वसन जो होता है वो किसके लिए होता है, ऊर्जा के लिए। ऊर्जा, ऊर्जा जो होती है वो किस रूप में रहती है अपनी बॉडी के अंदर, ATP के रूप में रहती है। किसके रूप में रहती है, ATP के रूप में रहती है, ठीक है। ATP की फुल फॉर्म जो होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ATP की फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ऊर्जा, ऊर्जा के जो होती है वो किस रूप में रहती है, ATP के रूप में। ATP जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसको ऊर्जा की करेंसी भी बोला जाता है, या ऊर्जा की मुद्रा भी बोला जाता है, ऊर्जा की मुद्रा, करेंसी, ठीक है। ऊर्जा की क्या बोला जाता है, इसको मुद्रा भी बोला जाता है। तो कई बार ये पूछे ATP क्या है, तो ATP क्या है, ATP क्या है, तो ATP ऊर्जा की मुद्रा है। यहाँ पे पूछ सकते ऊर्जा की मुद्रा क्या है, तो ATP क्या है, ऊर्जा की मुद्रा है, ठीक है। श्वसन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। अच्छा, इन दोनों में भी एक तो होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायवीय जिसको बोलते हैं अपन एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है अवायवीय जिसको बोलेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन श्वसन। वायवीय यानी ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या प्रेजेंट में होगा। ये कैसा होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये किसमें होगा, ऑक्सीजन की जरूरत इसमें नहीं होती। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, मात्रा में ऊर्जा निकलती है, यानी कह सकते हैं इसमें 38 ATPs बनते हैं, ठीक है। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है, कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ठीक है। यानी इसमें 2 ATP ही बनते हैं। तो आप ATP की तुलना, अभी बोला था मैंने आपको कि जो ऊर्जा की करेंसी होती है वो ATP होती है, तो इसमें देखो 38 ATPs बनते हैं, और इसमें कितने बनते हैं, 2 ATP बनते हैं। यानी आप बता सकते हो कि 2 ATP यानी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊर्जा का कम मात्रा में बनती है और इसमें ज्यादा मात्रा में। अच्छा, अंतिम उत्पाद जो है वो इसमें रहते हैं, एक तो CO2 प्लस वाटर रहेगा। अंतिम उत्पाद में क्या रहेगा, इसमें CO2 और वाटर रहेगा। इसमें जो अंतिम उत्पाद जो है वो होता है C2H5OH जिसको बोला जाता है एथेनॉल। ये एथेनॉल बनता है, क्या बनता है, एथेनॉल।
एथेनॉल, प्लस इसमें भी CO2 निकलेगी, प्लस इसमें भी H2O। अब वायवीय श्वसन अधूरा होता है, अपूर्ण होता है, ठीक है, और वायवीय श्वसन कैसा होता है, पूरा होता है। ये साइटोप्लाज्मा एवं साइटोप्लाज्मा जीव द्रव्य और आप माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ये संपन्न होता है, पूरा होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड होता है, ये किसमें होता है, केवल और केवल जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। ये घटना जो होगी अब वायवीय श्वसन वो कहाँ होगा, जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्मा में, साइटोप्लाज्मा में होगा, ठीक है। और ये किसमें होगा, साइटोप्लाज्मा में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया, अंतिम जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। एटीपी जो बनती है वो कहाँ बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। इसलिए आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे क्या बनती है, एटीपी बनती है। वायवीय श्वसन और जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा, सबसे ज्यादा एटीपी बनती है इसमें 38। अवायवीय में क्या बनती है, अवायवीय में एथेनॉल बनता है, एथेनॉल, जिसमें 21 क्रिया से इस क्रिया को बोला है किण्वन बोला जाता है, जिसको बोला जाता है फर्मेंटेशन, किण्वन। और ये जो घटना जो होती है वो कौन करता है, ईस्ट करता है। ईस्ट क्या है, ईस्ट जो है वो क्या है, एक कवक है, फंगी है, ठीक है। तो फंगी जो होती है वो क्या कर रही है यहाँ पे, ये अवायवीय श्वसन करती है। अच्छा, एक और चीज है, पेशियों के अंदर कम मात्रा में अगर ऑक्सीजन आती है, पेशियों में जब कम मात्रा में अगर ऑक्सीजन आती है तो उस समय एथेनॉल ना बन के क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, पेशियों के अंदर कम मात्रा में ऑक्सीजन की वजह से क्या बनती है, लैक्टिक एसिड बनता है, और इसी के कारण क्या होता है, पेशियों में दर्द होता है, ऐंठन आती है, ठीक है। तो ये दर्द और ऐंठन जो होता है वो किसके कारण होता है, पेशियों के अंदर लैक्टिक एसिड के बनने के कारण। जैसे अपन चल रहे हैं, जोर से घूम रहे हैं या फिर जोर से भाग रहे हैं अपन, ठीक है, तो भागते भागते फिर क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद अपने पैरों के अंदर, हाथों के अंदर दर्द होगा। तो दर्द होने का कारण क्या है कि भाई जैसे अपने जो काम कर रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन, जो ज्यादा काम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही, और जो सफिशिएंट अमाउंट में अगर नहीं जा रही है ऑक्सीजन तो क्या होगा, तो वहां पे क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड, और जिसके कारण क्या बनेगा, अपने दर्द उत्पन्न होगा या फिर ऐंठन आएगी, ठीक है। तो ये था श्वसन, और श्वसन का मेन जो कार्य है वो क्या है, ऊर्जा का उत्पादन। ऊर्जा का उत्पादन, ठीक है। तो वायवीय अवायवीय श्वसन मैंने आपको इस पे भी समझा दिया, तो वापस देख लेते हैं। वर्दी, वर्दी जो होती है वो केवल और केवल सजीवों का लक्षण होता है, निर्जीवों के अंदर वर्दी नहीं होती है, ठीक है। ये शरीर, शरीर शरीर में वर्दी के लिए पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। श्वसन, भोजन, आप ये भी देखो कि पादपों के अंदर जीवन प्रंज चलती है ये, और जंतुओं के अंदर निश्चित अवधि के बाद में ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। दूसरा होता है श्वसन, भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा को प्राप्त करना। मेन कार्य क्या है इसका, भोजन से ऑक्सीकरण से ऊर्जा को प्राप्त करना, और ऊर्जा प्राप्त करने की घटना को क्या बोलेंगे अपन, श्वसन बोलेंगे। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन का लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, ये जो होता है CO2 को छोड़ना, ये क्या होता है, श्वास लेना होता है, ठीक है। तो श्वास लेना श्वसन का एक भाग है,
इनके बीच में जो होती है ये पूरा प्रोसेस चलता है, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। यानी संपन्न जो अगर जीवों की वायवीय श्वसन जो होता है, इसके अंदर आपको याद रखने योग्य बातें जो है वो ये है कि एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, दूसरी चीज, और साइटोप्लाज्मा दोनों में होता है, ठीक है। पहले साइटोप्लाज्मा जाएगा, फिर क्या जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, और वहां पे क्या बनती है, एटीपी बनती है। इसलिए एटीपी यानी ऊर्जा की मुद्रा है, ठीक है, जिनको क्या बोलेंगे, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। फिर अवायवीय श्वसन जो होता है उसके अंदर क्या बनता है, उसके अंदर क्या बनेगा, एथेनॉल बनता है। अवायवीय श्वसन जो होता है उसके अंदर क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, CO2 बनती है, और एस्टो, इसको किण्वन भी बोला जाता है, ठीक है, फर्मेंटेशन भी बोला जाता है। ईस्ट वगैरह जो होती है, वो आपकी जो लीकर वगैरह बनते हैं, वो जो दारू वगैरह, वाइन वगैरह, जो उनमें इस घटना को शामिल किया जाता है, फलों को सड़ाने में, किण्वन, जिसको जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उनके जरिए इनका फर्मेंटेशन किया जाता है, ठीक है। तो ईस्ट है और कुछ बैक्टीरिया भी होता है जो ये कार्य करते हैं। फिर लैक्टिक एसिड मसल्स में बनता है, ये दर्द और ये क्या करता है, और ये कब बनता है, कम मात्रा में या ना के बिना, कम मात्रा में या लैक ऑफ, अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाता है, जो मसल्स में बनता है। ये घटना क्या होती है, पेशियों में होती है। फिर है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया देखो, प्रतिक्रिया केवल और केवल किस में पाई जाएगी, सजीवों में पाई जाती है, सजीवों में प्रतिक्रिया पाई जाती है। और निर्जीवों में अगर देखने जाए तो इसमें प्रतिक्रिया नहीं पाई जाती, ठीक है। प्रतिक्रिया का मतलब है उद्दीपन। उद्दीपन, अगर आपने कोई पिन लगा रहा है तो अपन क्या करेंगे, तुरंत हाथ को हटा लेंगे। गर्म चीज पे अगर कहीं हाथ रखा है तो वहां से अपन को हाथ हटा लेंगे, यानी वो गर्म चीज वो क्या है, वो उद्दीपन है। और उद्दीपन के कारण अपन क्या करते हैं, उसके अनुरूप प्रतिक्रिया करते हैं। उद्दीपन जो है उसके लिए क्या करेंगे, अपन प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया जिसको बोलेंगे अपन रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो उद्दीपन और घटना जो होती है वो केवल किसकी होती है, सजीवों की होती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती है। फिर है अनुकूलन। अनुकूलन बाहरी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, बाहरी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। जैसे कुछ जीव जो आपने देखे होंगे कि रेगिस्तान में मिलते हैं, कुछ जीव जो देखे होंगे तो आपने जलीय जीव होते हैं वो जल में मिलते हैं, और कुछ जो होते हैं जो स्थल पे अपने को मिल रहे हैं, लेकिन उनका क्लाइमेट जो कंडीशन है वो कैसी है, अलग अलग है। तो उन क्लाइमेट कंडीशन के आधार पे जीव क्या करते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, या अपने उसके अनुरूप उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो उसके अनुरूप हो जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, अनुकूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनुकूलन बोला जाता है। जैसे जैसे आप देखोगे कि जो पक्षी होते हैं, पक्षी जो होते हैं वो आकाश के अंदर जो उड़ते हैं, ठीक है, तो उनमें अपन नहीं उड़ सकते, क्यों, अपन पंख भी लगाएंगे तो अपन नहीं उड़ सकते। क्यों नहीं उड़ सकते, क्योंकि इनकी जो हड्डियां जो होती है, बोन जो होती है वो कैसी होती है, खोखली होती है, खोखली होती है। बोन्स जो होगी वो कैसी होगी, इनकी खोखली होती है, जिसको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। कौन सी बोन बोला जाता है इनको, न्यूमेटिक बोन, यानी जो खोखली होती है। तो ये पक्षियों का क्या एक अनुकूलन है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, उनने लग जाते हैं। पक्षियों के जो अग्रपाद होते हैं, अग्रपाद, वो अग्रपाद जो होते हैं वो पंखों में रूपांतरण हो जाते हैं। अग्रपाद पंखों में रूपांतरण हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं। तो ये क्या है, अनुकूलन है, ठीक है। आप जैसे मछलियों में देखो, मछलियों में क्या मिलते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर सल्क मिलते हैं जो उनको पानी से बचाते हैं, ठीक है। तो ये सल्क जो है, ठीक है, फिर उनकी नौकाकार जो होती है, उनकी जो आकृति जो होती है वो नाव जैसी होती है, ठीक है, ये भी उसको मदद करती है। तो ये सब क्या है, इसका अनुकूलन है।
ये सब क्या उनके अनुकूलन है। तो अनुकूलन केवल और केवल किसमें पाया जाएगा, सजीवों के अंदर पाया जाता है, निर्जीवों के अंदर कोई अनुकूलन नहीं पाया जाएगा। फिर है समस्थैतिका यानी होम्योस्टैटिक्स, जीवधारियों की वह क्षमता जिसके अंदर वो क्या करते हैं, बाहरी वातावरण भले कितने भी बदल जाए लेकिन अंदर के वातावरण को कैसा बनाए रखते हैं, एक जैसा बनाने की क्रिया को क्या बोलेंगे, होम्योस्टैटिक्स बोलते हैं। आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखते हैं, भले बाहरी वातावरण में परिवर्तन हो या इस परिवर्तन होता रहे। जैसे अपने बॉडी का टेम्परेचर, अपने बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है, तापमान जो रहता है वो फिक्स रहता है, कितना रहता है, 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है, ये फिक्स रहेगा, ठीक है, सर्दियों में लो गर्मियों में लो, ठीक है, तो ये हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन अगर आप निर्जीव को देखते हो, निर्जीव को कोई देखते हो तो वहां पे जैसे बोतल पड़ी है, तो बोतल अगर सर्दी में पड़ी है तो उसकी सरफेस पे अपन हाथ लगाते हैं तो अपने को ठंडी लगती है, ठीक है, और जब गर्मियों में देखेंगे तो अपने को गर्म लगेगी, ठीक है। लेकिन ये सजीवों के अंदर ये क्या घटना जो होती है, उसमें क्या होगा कि बाहर भली ठंडी है गर्मी है लेकिन बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये गुण जो होता है वो केवल और केवल किसमें पाया जाता है, सजीवों के अंदर पाया जाता है। तो जीवधारियों को जीवित रहने की आवश्यकता है, ये शरीर के तापमान, रक्तचाप, रक्त शर्करा, ठीक है, रक्तचाप जो 80 और 120 mm Hg पे रहता है, ठीक है, इनके मध्य में ही रहेगा, ठीक है। बाहर कितना भी परिवर्तन हो ये वापस नॉर्मल होके कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। रक्त में शर्करा का स्तर, ग्लूकोज का स्तर, ऑक्सीजन का स्तर आदि को नियंत्रित कौन करता है, अपनी बॉडी करती है, और ये किसकी विशेषता होती है, सजीवों की विशेषता होती है। अच्छा, इन सभी क्रियाओं को करने के लिए अपने पास में दो तरह के तंत्र मिलते हैं, और वो तंत्र क्या करते हैं कि अपने इन क्रियाकलाप को कंट्रोल करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए एक तो मिलता है तंत्रिका तंत्र जिसमें मस्तिष्क आता है, और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र जिसके अंदर ग्रंथियां आती है, ठीक है। और ये ग्रंथियां और ये मस्तिष्क वगैरह जो तंत्रिका तंत्र जिसके 3 भाग होते हैं, ठीक है, एक तो CNS होता है, PNS होता है, ENS होता है। इनका अध्ययन जो होगा अपन मानव जो तंत्रों के अंदर अपन करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो तंत्र जो होते हैं वो अपने बॉडी को, पूरे बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, समस्थैतिका बोला जाता है या होम्योस्टैटिक्स बोला जाता है। तो देखो वापस अपन करते हैं इस पे कि प्रतिक्रियाशीलता क्या है, यानी अपन क्या करते हैं, किसी भी उद्दीपन, सजीव जो होते हैं वो किसी भी उद्दीपन के प्रति क्या बताता है, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है। उद्दीपन यानी कोई भी मैसेज हो सकता है बाहर से, जो पर्यावरण से या उसके एनवायरमेंट से उसको मिल रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में क्या बनाना, उसकी प्रतिक्रिया करना, ठीक है। ये सजीवों का लक्षण होता है, निर्जीवों में ये क्रिया नहीं होती है। अनुकूलन, बाहरी वातावरणों के अनुसार अपने आप को ढालना है। जैसे मैंने आपको इसका एग्जांपल भी बताया था, जैसे पक्षियों के अंदर पंख जो होते हैं वो अग्रपाद का रूपांतरण होते हैं जो उसको उड़ने के लिए मदद करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, पक्षियों के अंदर जो हड्डियां जो होती है वो खोखली होती है जिसको न्यूमेटिक बोन बोलते हैं, ठीक है, जिनके कारण वो क्या होते हैं, हल्की होने के कारण क्या हो सके, उड़ सके। तो ये, और मछलियों के अंदर आप देखोगे तो उनकी बॉडी पे सल्क मिलते हैं जो उनको बाहरी वातावरण से बचाते हैं, ठीक है। तो ये, और उनके आकार जो होता है वो नौकाकार होता है, ये भी अनुकूलन है जो उनको उस जलीय वातावरण में रहने के लिए उसको एबल करता है, ठीक है। फिर आपको समस्थैतिका, ये जीवधारियों की क्षमता होती है कि बाहरी वातावरण में कितना भी परिवर्तन आ जाए लेकिन आंतरिक वातावरण जो होगा वो एक जैसा बनाए रहेगा, ठीक है। और ये कार्य जो करता है वो अपना शरीर करता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए अपने पास में दो तंत्र मिलते हैं, एक तो होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। फिर होता है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। अच्छा, जीवों में प्रजनन यानी कोई भी जीव मरने से पहले अपने जैसे संतान को उत्पन्न करके जाता है और वही आगे चल के वापस संतान को उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, प्रजनन बोला जाता है। लेकिन वास्तव में देखें तो प्रजनन क्या है, प्रजनन ये है कि कोई भी जीव अपने आनुवंशिक पदार्थ को अपने संतति में छोड़ के जाता है ताकि वो ही आगे चल के उस आनुवंशिक पदार्थ को आगे चलाता रहे। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, प्रजनन बोला जाएगा। अच्छा, प्रजनन में आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो अपने पास में क्या है, DNA। मैं आपको याद बता दूं,
डीएनए, डीएनए जो है वो आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ। दूसरा होता है जीन, जीन जिसको बोला जाता है आनुवंशिकी इकाई। उसके बाद में गुणसूत्र, गुणसूत्र, गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं आनुवंशिक वाहक। ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिक पदार्थ की बात करें तो आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है, ठीक है। आनुवंशिक इकाई जो है वो क्या है, जीन है। और आनुवंशिक वाहक कौन है, गुणसूत्र है। अच्छा, ये मिलते कहाँ पे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कहाँ मिलते हैं। एक कोई कोशिका है, कोशिका का एक केंद्रक है, ठीक है। केंद्रक के अंदर अपन को ऐसे थ्रेड जैसे, जैसे धागे नुमा संरचना मिलती है जिसको बोलते हैं अपन क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। जो धागे जैसी संरचना वो क्या है, क्रोमेटिन है। ये अपनी कोशिका एक धागे जैसी जो संरचना है वो क्या है, क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन जब कोशिका विभाजन को होती है, कोशिका विभाजन करती है, कोशिका विभाजन करती है, तो विभाजन के समय ये क्रोमेटिन जो होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र भी कहाँ मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर या केंद्रक के अंदर। ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर कौन मिलता है, क्रोमेटिन मिलता है। क्रोमेटिन जो होता है वो जब कोशिका विभाजन करती है तो किस में बदल जाता है, गुणसूत्र में बदल जाता है, ठीक है। तो गुणसूत्र ये वाहक होते हैं। अच्छा, गुणसूत्र किससे मिलकर बनते हैं, गुणसूत्र दो चीजों से मिलकर बनते हैं। एक तो होता है प्रोटीन, एक होता है डीएनए। प्रोटीन और डीएनए, क्यों, प्रोटीन को बांध के रखने का काम, डीएनए को बांध के रखने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। तो गुणसूत्र किससे मिलकर बने हुए होते हैं, प्रोटीन और डीएनए से, ठीक है। अच्छा, एक शब्द और आया था, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी एक फुल फॉर्म है। डी का मतलब होता है कमी होती है, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन की, राइबोज का मतलब होता है शुगर है। तो राइबो शुगर जो मिलती है उसके अंदर ऑक्सीजन की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एसिड जो होता है उसमें फॉस्फेट ग्रुप होने के कारण बोला जाता है, और इस पे माइनस चार्ज होता है। डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो गुणसूत्र जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बने हुए होते हैं। गुणसूत्रों का जो होता है वो इस तरह से अपने को दिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको इस तरह से ये जो होता है डीएनए अपने को मिलता है, ठीक है। और गोलाकार जो संरचना होती है वो प्रोटीन होता है इसके अंदर, जैसे ये मैं बना रहा हूं तो ये इसके अंदर प्रोटीन है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए जो है उसके एक फंक्शनल, डीएनए के क्रियात्मक खंड, डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होगा उसको बोला जाता है जीन, और जीन को बोला जाता है क्या, आनुवंशिकी की इकाई। जीन आनुवंशिकी की इकाई है, डीएनए आनुवंशिकी पदार्थ है, ठीक है। डीएनए का मिलता है गुणसूत्रों पे, गुणसूत्र का मिलते हैं केंद्रक में, ठीक है। पहले गुणसूत्र कैसे देते हैं, धागे नुमा, ये कैसे दिखेंगे अपने को, धागे नुमा दिखते, धागे नुमा, ठीक है। बाद में कैसे दिख जाते हैं अपने को, इस तरह से दिखेंगे, ये गुणसूत्र है। ऐसा दिखता है तो गुणसूत्र, ऐसा दिखता है तो क्रोमेटिन, ठीक है। जब कोशिका विभाजन करेंगे तभी अपने को ऐसा दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। प्रोटीन्स और डीएनए से गुणसूत्र मिलकर बनते हैं,
ठीक है। डीएनए जो होता है उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो उसके क्रियात्मक खंड को ही क्या बोला जाता है, जीन बोला जाता है। तो जीन डीएनए का टुकड़ा है, ठीक है। डीएनए कहाँ पे है, डीएनए कहाँ मिलेंगे अपने को, गुणसूत्र के ऊपर मिलते हैं, ठीक है। और गुणसूत्र जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, अपने केंद्रक के अंदर मिलते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या जो होती है, अगर मनुष्य पे माना गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। तो प्रजनन, तो जो भी सजीव होते हैं वो इनके अपने पीढ़ी दर पीढ़ी इसी डीएनए को, मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाते हैं, ठीक है। तो और वो अपने आप को, अपने गुणों को बनाए रखते हैं, ठीक है। दूसरा जो है जैव उद्विकास, जिसको बोला जाता है इवोल्यूशंस। इवोल्यूशंस, अच्छा, धीरे धीरे आप देखते जा रहे हो कि पहले जो लोगों की जो हाइट जो है वो कैसे 9 फीट 8 फीट और इतनी होती थी, ठीक है। लेकिन आजकल अपन देख रहे हैं कि हाइट जो हो रही है वो कम हो रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये क्या एक इवोल्यूशन है, ठीक है। अपन कह सकते हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जीवों के अंदर जो होता है वो हाइट वाली जो जीन जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उद्विकास हो रहा है, यानी उद्विकास होना भी जरूरी है। उद्विकास होगा तो क्या होगा, जीवों में परिवर्तन आएगा, और जीवों में जब परिवर्तन आएगा तो कहेंगे कि अपन नए जीव की उत्पत्ति होगी। किसकी उत्पत्ति होगी, नए जीव की उत्पत्ति होगी। तो एक ही प्रजाति के जीवों में कुछ विभिन्नता होती है, ये विभिन्नता आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण है। उत्परिवर्तन के कारण का मतलब होता है अचानक परिवर्तन। अचानक परिवर्तन जो होते हैं, परिवर्तन के कारण, अचानक जो परिवर्तन होंगे उनके कारण अगर कोई घटना होती है, डीएनए में कोई बदलाव आता है, तो क्या होगा, उत्परिवर्तन उसको बोला जाएगा। तो इसको किसने दिखाया था, हुगो डिब्रीज। डिब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था कि जीवों में अचानक कोई परिवर्तन आता है। अच्छा, अचानक परिवर्तन, ये मैंने आपके सामने एक डीएनए बना रखा है, जो अभी आपको बताया था मैंने, इस तरह से ये डीएनए चलता है। इनके अंदर ये जो होते हैं ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है। और इसी का ये जो टुकड़ा जो है, जैसे ये टुकड़ा है, ये कोई ना कोई प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन बनाएगा तो ये क्या हुआ, ये प्रोटीन बना रहा है, और ये प्रोटीन बना रहा है तो ये कोई ना कोई क्या कर रहा है, ये अगर सपोज मान लो इसमें कोई चेंज हो गया, तो चेंज होने के कारण वो जो प्रोटीन बनेगा वो अलग बनेगा। तो जीवों में क्या आएगी, विभिन्नता आएगी, और ये चेंज जो होगा उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वापस लेके जाएगा। जैसे इसमें कोई चेंज हुआ तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, उसमें और चेंज होगा, तो धीरे धीरे चेंजेस जो होंगे वो बढ़ते जाएंगे, और बढ़ने के कारण जीवों में क्या होगी, परिवर्तन आएंगे। तो ये उत्परिवर्तन होना, ये किसका लक्षण है, सजीवों का लक्षण है, सजीवों का लक्षण है, ठीक है। निर्जीवों में ये घटना नहीं पाई जाती। फिर रहता है लास्ट जो है वो अपने है जीवन चक्र एवं मृत्यु, ठीक है। जो जन्म लिया है उसको मरना जरूर एक दिन, ठीक है। तो जीवन चक्र यानी सजीवों के अंदर ये पाया जाता है, निर्जीवों के अंदर ये नहीं पाया जाता। यानी एक जीवन चक्र होगा, यानी किसी भी जीव की एक लाइफ स्पेन होती है, लाइफ स्पेन होती है, यानी वो कितने साल औसतन जिएगा, ठीक है। तो हर एक जीव की जो लाइफ स्पेन जो होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो अलग अलग होने के कारण ये सजीवों का लक्षण होता है, निर्जीवों का लक्षण नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपन जो लिए थे सजीव और निर्जीव में, ये कुछ पॉइंट जो थे जिनको मैंने आपको समझाया है, ठीक है। वापस एक बार देख लेते हैं शुरुआत से। पहली स्लाइड ये थी, सजीव एवं निर्जीव। जीवधारियों के अंदर आपने देखा होगा कि जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, और जीव जो क्या बनाते हैं, जैव ऊर्जा बनाते हैं, और यही ऊर्जा जो होती है वो सजीवों के अंदर उनके क्रियाकलापों में काम आती है, उत्सर्जन में काम आती है, मेटाबॉलिज्म में काम आती है, ठीक है। और ये डायग्राम भी आपको बताया था मैंने, जिसमें कुछ जीव दिख रहे हैं, कुछ निर्जीव दिख रहे हैं, लेकिन अपन इसके जरिए ऐसे नहीं पहचान सकते कि वास्तव में निर्जीव है या सजीव है। जैसे ऑक्टोपस है, तो ऑक्टोपस जो होता है वो क्या होता है कि जो सरपेज होती है तो अपने दुश्मन से बचने के लिए उस सरपेज जैसा कलर बना लेता है, ठीक है। तो लेकिन तो फिर दूसरे गुणों को देखना पड़ेगा कि क्या क्या गुण होते हैं सजीवों के और क्या क्या नहीं होते, ठीक है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहला जो गुण जो है वो है उसकी आकृति और आमाप, ठीक है। आकृति निश्चित होती है,
जैसे आप मनुष्य को ले तो मनुष्य प्रजाति में आपको सबको 2 आंखें मिलेगी, एक कान मिले 2 कान मिलेंगे और एक का नाक मिलेगा। ठीक है, तो ये फेस जो है, फेस का जो स्ट्रक्चर होगा, हाथ जो होंगे, पैर जो होंगे, वो सब मनुष्य में एक जैसे मिलेंगे। ठीक है, तो यानी आकृति और आमाप जो होते हैं वो किसके, सजीवों के निश्चित होते हैं। ठीक है, लेकिन निर्जीव की बात करें, जैसे किसी पत्थर की बात करें तो पत्थर की साइज जो होती है वो अलग अलग निकल सकती है, किसी में छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ठीक है, निर्जीव जो होंगे उनकी साइज और आकृति माप जो होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, दूसरा होता है रासायनिक संगठन, यानी जीवों के अंदर, शरीर के अंदर जो कोशिकाएं मिलती है उसमें कोई ना कोई रासायनिक संगठन होता है। यानी जीव जो होगा कोशिका से मिलकर बने, और कोशिका जो होगी उसका कोई ना कोई संगठन होगा। ठीक है, तो वो कोशिका का संगठन जो होता है, कोशिका जो मिलती है, कोशिका, उनके अंदर अपने को 3 चीजें जरूरत होती है। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये 3 इंपॉर्टेंट भाग जो हैं जिनके जरिए पूरा ये सब क्या है, ये तीनों किस में आते हैं, कार्बनिक पदार्थों में आते हैं। यानी जीवों का संगठन जो होगा, सजीवों का संगठन होगा, वो कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होंगे। ठीक है, अकार्बनिक भी होते हैं, जैसे अपने खून के अंदर देखें तो अपने आयरन मिलता है, आयरन कैसा, अकार्बनिक है। ठीक है, लेकिन जो निर्जीव होते हैं उसमें मुख्यतः भाग कौन सा होंगे, अकार्बनिक होते हैं मुख्यतः। कोशिकीय संगठन, सजीवों के अंदर आप देखने जाओगे तो जो भी सजीव है उनमें पहली विशेषता यही है कि उनका शरीर जो होगा वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है, और कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होगा। दूसरी चीज, जो नई कोशिका बनती है वो भी हमेशा पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनेगी। ठीक है, तो ये कोशिका संगठन, यानी प्रत्येक सजीवों की लक्षण होता है कि सजीवों की जो शरीर जो होगा उसमें क्रियात्मक एवं संरचनात्मक जो इकाई होती है वो कौन होती है, कोशिका होती है। लेकिन निर्जीवों के अंदर ये घटना नहीं होती। फिर मैंने आपको इसको कुछ समझाया भी था। कोशिका सजीवों की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है। 2 तरह की कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है और यूकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल आप देखने जाओगे तो ये अधूरी होती है, क्योंकि इसमें जो होता है वो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, केंद्रक की झिल्ली होती है, वो अनुपस्थित होती है। और जो झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते, झिल्ली युक्त कोशिकांग इसके अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है, लेकिन आप यूकैरियोटिक की बात करो तो इसमें कोशिका झिल्ली भी होती है और झिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तो ये मेनली इसमें डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि उसको अपन आगे भी वापस पढ़ेंगे एक बार। फिर है इसके अंदर देखेंगे तो अपन लेवल, कोशिका संगठन का अगर देखें तो जीवों के जो लेवल जो होते हैं वो अलग होते हैं। पहला होता है जीव द्रव्य लेवल। तो जीव द्रव्य लेवल के अंदर आप देखोगे कि अमीबा, ठीक है, युगलिना और प्लाज्मोडियम, ये सब कैसे एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। यानी इसका जो लेवल है वो केवल जीव द्रव्य लेवल है, केवल कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है उस लेवल का माना जाएगा। एक कोशिका ही मिलती है इसके अंदर, और इनका जो जितनी भी क्रियाकलाप होगी शरीरों के अंदर, उस सेल के अंदर, वो किसके कारण होगी, जीव द्रव्य के कारण होगी। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य स्तर का बोला जाता है। जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है, फिर होता है सेलुलर लेवल यानी कोशिकीय लेवल। कोशिकीय स्तर पे आप देखने जाओगे जैसे पॉरीफेरा संघ के जितने भी स्पंज वगैरह जो आते हैं, पॉरीफेरा संघ के जितने भी जो जीव आते हैं वो किसके में आएंगे, कोशिकीय लेवल, यानी उनकी कोशिका ये होते मल्टी सेलुलर है। ये सेलुलर लेवल में आएंगे कैसे, बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन उत्तक नहीं होते, ये याद रखना। होते तो बहुकोशिकीय है लेकिन वो उत्तक नहीं होंगे। ठीक है, तो वो किस में आएंगे, सेलुलर लेवल में आएंगे, यानी कोशिकीय स्तर में आएंगे। दूसरा होता है उत्तक। उत्तक वाले में आते हैं सिलेंट्रेटा वाले। ठीक है, जिसमें आपको कोशिका के समूह मिलेंगे जो एक जैसा काम करेगा, उनको क्या बोलेंगे अपन, उत्तक बोलेंगे। ठीक है, तो वो उत्तक किस में पाए जाते हैं, सिलेंट्रेटा में। फिर और आगे बढ़ेंगे तो ऑर्गेनिज्म लेवल आता है जिसमें ऑर्गन बनते हैं, जिसमें आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में आपको ऑर्गन मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे और एक लिख के बता सकता हूँ, जैसे कोशिका से आगे बढ़ता है तो उत्तक बनते हैं, उत्तक से आगे बनते हैं तो अंग बनते हैं, अंग से बनता है तंत्र, और तंत्र से बनता है पूरा शरीर। ठीक है, तो ये एक सीरीज में चलता रहता है। तो जीवों का जो विकास अभी अपने पढ़ा था, लास्ट वाला पॉइंट जो था, उद विकास जो था, वो ऐसे ही तो हुआ है। पहले जो तो पहले सबसे पहले क्या बना होगा, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, फिर क्या बना होगा, उत्तक। ठीक है, फिर कोशिका बनी, कोशिका लेवल से उत्तक लेवल में आए, उत्तक से अंग में आए, अंग से तंत्र में आए। ठीक है, तो ये क्रिया, ये क्या हुआ, धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से विकास होगा। तो जो वर्गीकरण किया गया वो भी इन्हीं आधारों पे किया गया है।
गमन एवं गति। ठीक है, सजीवों का गुण होता है गमन का, चलना फिरना हिलना डुलना। ठीक है, ये सब गुण जो होता है वो किसके कारण होगा, जीव द्रव्य में उत्तेजनाओं के कारण होता है। ठीक है, इनके कारण क्या होती है, गतियां होती है। दूसरा होता है कि भाई जैसे अपन देखेंगे कि कर्मांकुंचन गति, जो आप केचुए के अंदर भी मिलती है और मनुष्य की आमना, जो मैंने आपको इसमें बताया कि भाई ये देखो फूट जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये यहाँ से थोड़ा सा फूल जाएगा और फिर ये वापस जैसे आगे चलेगा तो आगे वाला हिस्सा फूल जाएगा, पीछे वाला वापस कैसा हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले जैसा हो जाएगा तो इसका गति को क्या बोला जाता है, कर्मांकुंचन, कर्म से कुंचन हो रहा है, संकुचन हो रहा है। ठीक है, ये केचुए के अंदर भी जो गति होती है वो इसके कारण होती है। ठीक है, और इसके अंदर अर्थवर्म, केचुआ मतलब अर्थवर्म, अर्थवर्म है, और मनुष्य के अंदर भी होती है। ठीक है, फिर आप रेप्टाइल्स को देखें तो ये रैंक के करते हैं, जितने भी लिजार्ड वगैरह जो होती हैं वो कैसे करती है, रैंक के गति करती है। मनुष्य के लिए चलने फिरने के लिए पाद होते हैं। ठीक है, मनुष्य टेट्रापोडा में आता है क्योंकि इसमें अग्रपाद और पक्षपाद, जो अपने हाथ जो है उनको बोला जाएगा अग्रपाद, और जो पैर जो है उनको बोला जाएगा पक्षपाद। ठीक है, फिर आपको मैंने आपको बताया था जीव द्रव्य क्या होता है, तो जीव द्रव्य पूरे इसका न्यूक्लियस जो केंद्रक द्रव्य है, और जो ये कोशिका द्रव्य है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये तीन दोनों मिलके, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य मिलके क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य बनाते हैं। फिर पोषण, पोषण दो तरह के। ठीक है, कौन कौन से, स्वपोषी एवं परपोषी। स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है। कुछ मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया बताया कि ये इसमें भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि सल्फर और कुछ आयरन बैक्टीरिया भी होते हैं, ये मैंने दो एग्जांपल आपको ऐसा बताया। ये क्या करते हैं कि ये भी रसायनों का उपयोग करके क्या करते हैं, अपने आप में खुद ही खाना बनाते हैं, उससे ऊर्जा उत्पादन करते हैं। पोषण का मतलब होता है ऊर्जा, ऊर्जा को लेना। फिर है परपोषी। परपोषी में आपको मैंने बता दिया कि प्राणी समभोजी होते हैं, मर्तोपजीवी होते हैं और परजीवी होते हैं। याद रखने योग्य बातें युगलिना की है। युगलिना सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इसको जंतु एवं पादप जगत के क्या बोला जाता है, योजक कड़ी बोला जाता है, जिसको मैंने आगे वापस समझाया। युगलिना प्रोसिस्टा संघ के अंदर आता है, जगत के अंदर आता है। ठीक है, तो ये प्रोसिस्टा जो जगत जो है, इसीलिए इसको अलग से रखा गया है, क्योंकि इसमें जंतु के भी गुण है और पादप के भी गुण है। क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति होती नहीं है, लेकिन ये खाना सब बनाता है, इसलिए पादप का गुण हो गया। ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं है, इसका मतलब ये जंतु का गुण हो गया। ठीक है, इसलिए इसको अलग से एक रखा गया है, जिसका संघ जो है कौन सा है, प्रोसिस्टा है। और इसको इसलिए बोला जाता है क्या, कि ये जो है वो जंतु एवं पादप जगत की क्या है, योजक कड़ी कहा जाता है। फिर है श्वसन, वर्दी। वर्दी जो होती है वो सजीवों का लक्षण होती है, निर्जीवों का लक्षण नहीं है। पादपों के अंदर आप देखने जाओगे तो पादपों में जीवन पर्यंत वर्दी चलती है, लेकिन जंतुओं में एक निश्चित अवधि के बाद में ये रुक जाती है। श्वसन दो तरह के होते हैं। ठीक है, वायवीय श्वसन होते हैं, अवायवीय श्वसन होते हैं, और तीसरा मैंने आपको बताया था जो मसल्स के अंदर होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, और इसके कारण क्या बना जाता है, लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके मसल्स में पेन होता है, दर्द होता है, ऐंठन आती है। ये सारी घटना जो होती है वो लैक्टिक एसिड के कारण होती है। ये रिएक्शन भी मैंने आपको बता दी है। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है। तो ऑक्सीजन यहाँ से ग्रहण की अपन ने, ग्लूकोज के पास में गई, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, इसी को बोला जाता है ऑक्सीकरण। क्या बोला जाएगा इसको, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के बाद में यहाँ से क्या निकली, ये CO2, जिनको अपन शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और ऊर्जा बनती है। ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, ATP के रूप में, जिसको बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये ऊर्जा की क्या है, मुद्रा है। फिर मैंने पूरा ये आपको समझाया कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। वायवीय अवायवीय श्वसन, सबसे पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अधिक मात्रा में क्या निकलती है, इसमें ऊर्जा निकलती है, क्योंकि 38 ATPs बनते हैं। ATP अभी बताया ऊर्जा की क्या है, मुद्रा है। कम इसमें क्या होते हैं, 2 ATPs बनते हैं, इसमें साइटोप्लाज्मा में और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ये कौन में होते हैं, एथेनॉल के अंदर चलते बनता है इसमें। ठीक है, और एक ये चीज आपको याद करनी है जो अभी मैंने बताई, जो लैक्टिक एसिड बनता है। फिर प्रतिक्रिया है। ठीक है, जो प्रतिक्रिया है वो सजीव देते हैं। अनुकूलन जो होती है वो सजीवों में पाया जाता है। समस्थितिका जो भी होती है वो भी सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता। प्रजनन सजीवों की घटना है, बुद्ध विकास ये भी सजीवों की घटना है, निर्जीवों में। तो ये जितने भी पढ़े हैं, ये एक सिंपल टॉपिक था,
और सिंपल टॉपिक जो आपके रीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी सवाल है मैंने आपको कुछ कुछ बता दिए। लेकिन ये कि ये अपन आगे वापस इसको पढ़ेंगे तो और भी ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपका ये कंसेप्ट जो होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, सर ने जो है वो कहते हैं पहली इनिंग में कोई सेंचुरी मारे उसको बोलते हैं मेड इन सेंचुरी। मेरे नजरों में ये मेड इन सेंचुरी थी, क्योंकि क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म का दबाव रहता है। ऐसे पढ़ा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म होता है जो वेल सेट है और उस पे स्टूडेंट का जो विश्वास है उसके अकॉर्डिंग आके प्रदर्शन करना, उसके अकॉर्डिंग आके पढ़ाना, वो सबसे बड़ी चीज है। और जब सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया और जैसे जैसे फ्लो पकड़ा, अब मैंने कहा अब ये जो है पकड़ में आने वाले नहीं है। बहुत शानदार, सबसे पहले बधाई हो सर थैंक यू सर। और स्वागत। वो जो जैसे अपने इंडियन क्रिकेट टीम में कैप पहना कर जो है खिलाड़ी लिया जाता है ना, वैसे ही हम यहाँ पे माइक और पेन देते हैं, वही जो है खिलाड़ी आ गया है मैदान में और हमारी टीम के। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे, चूंकि पहली क्लास थी तो थोड़ी सी लंबी है, बाकी आपके नॉर्मली जो है 1 घंटे की क्लास होगी डेली। और इसी तरीके से पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम, क्योंकि साइंस क्या होती है, समझने वाली चीज होती है। जीके में फैक्ट सीधे याद कर लो चल जाता है, साइंस में समझना है आप लोगों को, इसीलिए वह टीचर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो आपको समझे और आपको समझाए और आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। मैं अब आश्वस्त हूं आज की इस क्लास के बाद में कि जिसे मैं लाया हूं और जिन पर विश्वास किया है वो आप लोगों के लिए एकदम खरा सोना बनके निकलेंगे, उतरेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों के कमेंट और आप लोगों की जो है प्रतिक्रियाएं वो और भी सुधार लाएगी और सर ऐसे ही निरंतर जो है अपनी सेवाएं इस प्लेटफॉर्म पे देते रहेंगे और आगे आप लोगों को क्लासेस मिलती रहेगी। तो बताना कैसी लगी आप लोगों को भी क्लास और बाकी सारे बच्चों तक पहुंचा देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है सर, ओके।